सो प्यारे बच्चों, ईथर्स, इसकी फॉर्मेशन, इसके केमिकल रिएक्शंस, ठीक, क्या होता है ईथर्स। बेटे जैसे नाम से आप जानते हैं ईथर का मतलब क्या होता है, ROR, ठीक। इसका आयुपैक नॉमेनक्लेचर समझ में आता है आपको कि नहीं? +1 में करवाया हूं मैं। बट येट अगर आप ऐसा बोल लो कि CH3OCH3 है, ऐसा कोई ईथर है, इसका नाम देना चाहते हो तो इसका नाम दो तरीके से दे सकते हो। या तो इसको बोल सकते हो डाई मिथाइल ईथर, या क्या बोल सकते हो, डाई मिथाइल ईथर। लेकिन ये आयुपैक नेम नहीं, ये कॉमन नेम है। आयुपैक नेम में हम एक पार्ट को ऑक्सीजन के साथ जोड़ते हैं, ठीक, और दूसरे का नाम देते हैं। जैसे आयुपैक नेम में इसका नाम बन जाएगा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी क्योंकि मीथेन के साथ ऑक्सी, यानी एक कार्बन का ऑक्सी और एक कार्बन आगे है तो क्या बोलेंगे, मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों हमारे पास मान लो कोई अनसिमेट्रिकल ईथर होता है, चलो पहले सिमेट्रिकल को ही समझ लेते हैं। जैसे ये है, ये सिमेट्रिकली है तो इसको क्या नाम देंगे अपन? अगर कॉमन नेम में दोनों साइड इथाइल पार्ट है तो क्या बोल सकते हो, डाई इथाइल ईथर। सो दिस इज डाई इथाइल ईथर। और या फिर आप एक को ऑक्सीजन के साथ ले लोगे, ठीक है जी। आयुपैक नॉमेनक्लेचर इसका बोलेगा इथॉक्सी, इथॉक्सी इथेन। आयुपैक नॉमेनक्लेचर क्या बोलेगा, इथॉक्सी इथेन। समझ में आई बात बेटा? इसी तरह से अगर अनसिमेट्रिकल ईथर है, CH3OCH2CH3, मुझे इसका नाम देना है, ठीक है जी। अगर मैं इसका नाम दूंगा तो दो तरीके से, एक ग्रुप इथाइल है, दूसरा ग्रुप मिथाइल है। या तो इसको बोल सकते इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर बोल सकते हो। और या छोटे वाले ग्रुप को, छोटे वाले ग्रुप को ऑक्सीजन का ले लोगे, क्या बोल सकते हो, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी ईथेन। तो इसको मिथॉक्सी ईथेन का नाम भी दे सकते हो। दिस कैन आल्सो बी सेड एज मिथॉक्सी ईथेन। बोलो क्लियर? यानी छोटे वाले ग्रुप को आप लेते हो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और बड़े वाले ग्रुप को मेन नॉमेनक्लेचर में यूज कर लेते हैं। ऐसे करके नाम कर सकते हो। अगर मान लो हम एरोमेटिक ईथर की बात करते हैं, जैसे मान लो बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 है, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या होता है? कॉमन नेम होता है एनिसोल। कॉमन नेम क्या होता है, एनिसोल। अदरवाइज आप इसको बोल सकते हैं मिथॉक्सी, मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है जी। सिमिलरली इफ यू हैव दिस, इसका कॉमन नेम बोलोगे फिनिटोल। कॉमन नेम क्या होगा, फिनिटोल। और जब आयुपैक नॉमेनक्लेचर दोगे तो क्या बोल सकते हो, इथॉक्सी बेंजीन, ठीक है बच्चों। बोलो क्या कर सकते हो इसका नॉमेनक्लेचर? सो इट इज नथिंग, कोई ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं। जो नहीं नहीं होगा मेरे को बता देना भाई, वो मैं कर दूंगा, ठीक। तो ये नॉमेनक्लेचर में कोई खास दम नहीं, ऐसे बता दिया मैंने कि इस तरह के ईथर होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेपरेशन की। ईथर की प्रेपरेशन कैसे करते हैं? प्रेपरेशंस, देखो बेटा, ईथर की प्रेपरेशन के सारे रिएक्शन आप ऑलरेडी कर चुके मेरे साथ, ठीक। एवरी रिएक्शन यू हैव ऑलरेडी डन, ठीक। बट एक आधा रिएक्शन है जो मुझे अलग से करवाना है, वो मैं तुम्हें बता देता हूं, ठीक। बाकी कोई खास है नहीं, पर एक बार रिवाइज कर लें कौन कौन से तरीके होते हैं इसको करने के। ईथर बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका था विलियमसन्स सिंथेसिस। विलियमसन्स सिंथेसिस, बोलो ऐसा कुछ पढ़ा है हमने? SN रिएक्शन में पढ़ाया था मैंने विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड ले लेते हैं विद एनी अल्काइल हैलाइड, विद एनी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। और यहां से हम बाहर क्या निकालते हैं बच्चा लोग, NaX। और जिसकी वजह से हमारे पास क्या बनता है, ROR ईथर, और NaX इज गिवन आउट।
सिंपल एसएन रिएक्शन है, ज्यादा कुछ भी मुश्किल नहीं, ठीक है। पर इसकी मैंने आपको, जैसे मान लो आपको बोल दिया इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड प्लस सोडियम इथॉक्साइड, प्लस सोडियम इथॉक्साइड, इथाइल ब्रोमाइड प्लस सोडियम इथॉक्साइड, हमारे पास यहां से NaBr बाहर आ जाएगा, एंड द प्रोडक्ट दस फॉर्म्ड इज C2H5O, डाइथाइल ईथर बन गया। पर सर आपने एक बात बताई थी कि अगर एल्कोक्साइड होते तो एलिमिनेशन होती है, यहां एलिमिनेशन नहीं होगी। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, एलिमिनेशन होगी। लेकिन जब मैंने कंपटीशन बताया था आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का, तो एक बात बताई थी, अगर ब्रांचिंग नहीं होगी तो सब्स्टिट्यूशन हमेशा क्या रहेगा, मेजर रहेगा। तो विलियमसन सिंथेसिस में सब्स्टिट्यूशन हमेशा मेजर रहता है जब तक ब्रांचिंग नहीं होगी। जैसे ब्रांचिंग बढ़ती चली जाती है, एलिमिनेशन का पार्ट बढ़ता चला जाता है, ब्रांचिंग बढ़ने से एलिमिनेशन का पार्ट बढ़ता चला जाता है। बट इसमें एक खास बात बताई थी कि अगर मेरे को इस तरह का ईथर बनाना हो, CH3C CH3 CH3O CH2 CH3, इसके लिए दो केसेस बताए थे क्या कर सकते हैं। या तो हम इसमें टर्शरी हैलाइड और एल्कोक्साइड लेते, और या फिर टर्शरी एल्कोक्साइड और प्राइमरी हैलाइड लेते। आपको बताया था अगर टर्शरी हैलाइड हुआ, ब्रांचिंग ज्यादा हो गई, एलिमिनेशन के चांस ज्यादा हो जाएंगे। तो ऐसे केस में हैलाइड मस्ट बी टेकन एज प्राइमरी, हैलाइड मस्ट बी टेकन एज प्राइमरी, और एल्कोक्साइड कैन बी टेकन एज टर्शरी। एल्कोक्साइड आप टर्शरी ले सकते हो, और हैलाइड आप कैसे लोगे, प्राइमरी लोगे, तो ये बनेगा। अगर मान लो आपने गलती से टर्शरी हैलाइड ले लिया, टर्शरी हैलाइड ले लिया, ठीक है, और इसको रिएक्ट करवा दिया विद इथोक्साइड, सो देन व्हाट विल हैपन, एलिमिनेशन विल टेक प्लेस एंड द मेजर प्रोडक्ट इज एलिमिनेशन। इसलिए बेटा हम इसमें हैलाइड जर्नली प्राइमरी लिया करते हैं। समझ में आई बात? और इसकी मैंने लिमिटेशन भी आपको समझाई थी कि इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। मैंने कहा था लिमिटेशन में हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन से कभी भी दोनों साइड टर्शरी वाले ईथर नहीं बना सकते हैं। ये वाला ईथर हम इससे नहीं बना सकते, कैन नॉट बी फॉर्म्ड। क्यों नहीं बना सकते, आप अच्छे से जानते क्यों नहीं बना सकते भाई। क्या रीजन है इसके नहीं बनाने का, इसमें हमारे को टर्शरी हैलाइड लेना पड़ेगा, और टर्शरी हैलाइड हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोक्साइड गिव्स अस एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन हो जाएगी। इस वजह से टर्शरी हैलाइड इसमें नहीं ले सकते, तो दोनों साइड टर्शरी ग्रुप नहीं लगा सकते। सिमिलरली इससे डाइफिनाइल ईथर ये भी नहीं बना सकते भाई, क्योंकि उसके लिए हमें अराइल हैलाइड लेना पड़ेगा, और अराइल हैलाइड जो होता है वो कभी भी सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं देता, उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, आपको मालूम है। इस तरह से डाइविनाइल ईथर भी हम इससे नहीं बना सकते हैं। द सेम लॉजिक अप्लाइज कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हेलोजन हमेशा डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है ड्यू टू रेजोनेंस, तो उसका तोड़ना मुश्किल होता है। तो इस तरह के ईथर हम विलियमसन सिंथेसिस से नहीं बना सकते हैं। और ये वाला रिएक्शन हमेशा ध्यान में रखना कि अगर टर्शरी हैलाइड यूज हो तो बेटा एलिमिनेशन मेजर, जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी एलिमिनेशन का यील्ड बढ़ता जाएगा, सब्स्टिट्यूशन का परसेंटेज कम होता जाएगा। जितना अनब्रांच्ड रहेगा उतना सब्स्टिट्यूशन का परसेंटेज ज्यादा रहेगा। बोलो क्लियर? तो विलियमसन सिंथेसिस क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे ही एक दूसरा रिएक्शन भी हम किए थे अल्काइल हैलाइड के थ्रू, अगर हमें बनाना है तो हम बोलते थे कि अल्काइल हैलाइड अगर हम लें और Ag2O लें, और वो भी ड्राई, बेटे जब हम मॉइस्ट लेते थे तो अल्कोहल बनता था, लेकिन जब हम ड्राई लेते हैं, ड्राई Ag2O, तो तुम्हें याद होगा क्या बताया था सर ने यहां पर, AgX बाहर एंड यू गेट ईथर, तो इससे ईथर बन सकते थे, ठीक, AgX बाहर, ठीक। अगर मॉइस्ट लेंगे तो अल्कोहल बनेगा, क्योंकि मॉइस्ट Ag2O का मतलब क्या होता है, AgOH, तो अल्कोहल बनता है। बोलो ये रिएक्शन भी पहले कहीं देखा है आपने, सर ने करवाया है क्या ये? तो इससे भी हम ईथर बना सकते थे, विलियमसन सिंथेसिस होगी, इससे हो गया ईथर का फॉर्मेशन। ऐसे ही बेटा
एल्कोहल से भी हम ईथर बना सकते थे। ये तो अल्काइल हाइड से हो गए। फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल्स में हमने एक डिहाइड्रेशन पढ़ी थी। हमने कहा था कि डिहाइड्रेशन अगर हम लें CH3CH2OH ऐसा कुछ ले लें, बट टेम्परेचर यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लें और टेम्परेचर को 413 केल्विन कर दें। हाई टेम्परेचर पे क्या होती है? एलिमिनेशन। एंड लो टेम्परेचर पे क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन। और इस वजह से हमारे पास यहां पे ईथर की क्या हो जाती थी? प्रोडक्शन। हालांकि ये डिहाइड्रेशन का पार्ट था, मैकेनिज्म के समेत तुम्हें करवाया गया है। बोलो करा है कि नहीं किया है भाई? इसी में हम इस अल्कोहल को Al2O3 में भी रख सकते थे, अल्मोना में। अल्मोना का नमूना लेकर के 513 केल्विन टेम्परेचर रखते तो भी हमारे पास क्या बन जाता? CH3CH2O CH2CH3। तो बेटे हम अल्कोहल्स का ईथर कन्वर्ट कर सकते थे बहुत ही इजीली। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? आसानी से समझ में आता है। तो ये सब पहले कर चुके हो, विलियमसन सिंथेसिस पहले कर चुके हो, Ag2O का पहले कर चुके हो रिएक्शन। ठीक, अल्कोहल्स के थ्रू ईथर पहले बना चुके हो। एक ही रिएक्शन और बचता है जिससे हम ईथर बनाते हैं, दैट इज हीटिंग अल्कोहल्स विद डाईएजोमीथेन। हीटिंग अल्कोहल्स विद डाईएजोमीथेन। ये मिथॉक्सी ईथर बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है। अगर आपको मिथॉक्सी ग्रुप वाला चाहिए, आपने ले लिया कोई भी अल्कोहल ROH और इसमें डाईएजोमीथेन का मतलब है CH2N2 डाईएजो, दो एजो यानी दो नाइट्रोजन, मीथेन एक कार्बन। ठीक, और इसको हम हीट करते हैं तो आपको पता है जिस भी कंपाउंड में दो नाइट्रोजन हो, हीट करके क्या निकलेगा? नाइट्रोजन ही निकलेगा और कार्बीन बनेगा। कार्बन इलेक्ट्रोफाइल होता है, वो इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा एंड देन हाइड्रोजन विल बी रीअरेंज्ड एंड द प्रोडक्ट दस फॉर्म्ड इज ROCH3 एंड नाइट्रोजन इज गिवन आउट। यानी एक तरह से CH2 की इंसर्शन हो गई, ऐसा समझ लो। ठीक है जी। तो दिस इज अनदर वे आउट टू फॉर्म ईथर्स। पर ये मिथॉक्सी ईथर के लिए हम इसमें ज्यादा से ज्यादा इथॉक्सी ईथर बना सकते हैं, उससे बड़े नहीं, क्योंकि उससे बड़े में ऐसा रिएक्शन नहीं होता है। क्लियर हो गई बात? तो ये बेसिकली मिथॉक्सी ईथर यानी जिसमें ये ग्रुप हो वो, या कुछ हद तक इथॉक्सी ईथर। हालांकि इथॉक्सी ईथर में भी ज्यादा चांसेस नहीं होते हैं बेटा, क्योंकि बेसिकली यहां पे जो अटैक है वो कार्बीन का है। अब कार्बीन के ऊपर क्या हो जाए, अगर जैसे रिलीजिंग ग्रुप लगाते रहोगे तो बेटा कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कम होता जाएगा और उसकी वजह से वो अल्कोहल पे अटैक नहीं कर पाएगा। इसलिए सिर्फ मिथॉक्सी इथेन वगैरह बनाने के लिए ये सूटेबल मेथड है, अदरवाइज दिस इज नॉट अ सूटेबल मेथड। तो ये ईथर की प्रेपरेशन थी। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ठीक, ईथर की अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, सिंपल सी बात है, ईथर का अपना एक तो कलरलेस होंगे ईथर्स, बिल्कुल क्लियर है ना। ईथर्स आर कलरलेस। इनकी अपनी एक ओडर होती है जिसको बोलते हैं इथीरियल ओडर। क्या बोलते हैं? इथीरियल ओडर। जैसे कपड़े कभी ड्राई क्लीन करके लाए होंगे तो ड्राई क्लीन करके लाते उसमें एक अलग तरह की खुशबू होती है ना बेटा, क्योंकि ड्राई क्लीनिंग होती है ईथर में। ईथर जो होते हैं ये बहुत अच्छे सॉल्वेंट होते हैं, तो जब आप इसको अप्लाई करते हो तो ये गंद को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं इजीली। ठीक, इसलिए ड्राई क्लीनिंग में ईथर यूज होता है और इसी वजह से हमें वो स्मेल भी आती है। क्लियर हो गई बात? तो कहने का मतलब इथीरियल ऑर्डर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्डर होती है, इसकी अलग तरह की खुशबू होती है ईथर की, जिसको इथीरियल ऑर्डर बोल देते हैं। रही बात बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा देन दैट ऑफ व्हाट यू कैन से अल्कोहल्स, और अल्काइल हैलाइड से कम पोलर हैं। पोलैरिटी तो है, ईथर्स आर समवट पोलर, कुछ हद तक पोलर होंगे, बहुत ज्यादा तो नहीं। ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन को कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा तो कुछ हद तक डायपोल मूवमेंट इसकी है, पोलैरिटी है, बट दे आर वेरी लेस पोलर। अरे हजारों बार बोल दिया ईथर इज अ वेरी लेस पोलर सॉल्वेंट, है ना बेटा।
तो पोलैरिटी तो है, बट अल्काइल हैलाइड के मुकाबले कम पोलैरिटी है। ऑब्वियसली इसका बॉइलिंग पॉइंट अल्काइल हैलाइड से कम होगा अगर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास हुआ, और अल्कोहल से तो डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। अब ये ऑब्वियस है, जैसे आर पार्ट बढ़ता रहेगा, आपको पता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती रहेगी, उस वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो कार्बन का नंबर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ठीक, ऐसे बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि डाईमिथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट विल बी लेस देन डाई इथाइल मिथाइल ईथर, विच इज लेस देन डाई इथाइल ईथर, एंड सो एंड फोर्थ। कार्बन नंबर बढ़ाते जाओ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाते जाओ। ठीक है, ये तो सारी केमिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हो अभी तक कि कार्बन नंबर बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, ब्रांचिंग बढ़ी, बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ, वो सारी जगह कॉमन है, कोई नई चीज हम इसमें नहीं पढ़ रहे। रही बात फिजिकल प्रॉपर्टीज में, अगर मैं इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करता हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं बेटा इसमें, सॉल्युबिलिटी की बात करता हूं। ईथर जो है ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है जी, ये ईथर है तो ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते, इसलिए समवट लोअर ईथर्स आर समवट सॉल्युबल इन वाटर, बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन आर। आर इज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक है तो जैसे आर बढ़ता जाएगा सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, तो डाईमिथाइल ईथर का थोड़ा बहुत सॉल्यूशन, थोड़ा बहुत सॉल्युबल होगा। ठीक, डाईथाइल ईथर बिल्कुल कम सॉल्युबल होगा, उससे बड़े चल जाओगे बिल्कुल सॉल्युबिलिटी खत्म। तो जैसे ही हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता रहेगा बेटा, ईथर्स की सॉल्युबिलिटी कम होती रहेगी। ईथर जो होते हैं बेटा, ये इनहेल करें तो ये बेसिकली एनेस्थेटिक की तरह यूज होते हैं। ठीक, जैसे पहले क्लोरोफॉर्म यूज होता था बेटा, बट क्लोरोफॉर्म इज डेंजरस। ठीक है जी, इसलिए उसकी जगह आजकल एनेस्थेटिक की तरह यूज करते हैं ईथर्स को। समझ में आई बात? तो ये ईथर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ईथर की देखो बेटा, ईथर जो है दे आर क्वाइट सिडेक्टिव। सिडेक्टिव इन द सेंस मतलब इसका रिएक्शन बहुत कम है यार। क्यों कम है? क्योंकि आपको कार्बन से ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ना है, विच इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसको तोड़ने के लिए एनर्जी काफी ज्यादा चाहिए, तो ये आसानी से टूटता नहीं है, इसलिए ईथर्स आर वेरी लेस रिएक्टिव। ईथर्स आर वेरी लेस रिएक्टिव। ठीक, रिएक्टिविटी काफी कम है, इसीलिए बेटा जगह जगह पे आप इसको सॉल्वेंट की तरह यूज करते हो, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी नहीं होता। ठीक, सबसे पहले इसका रिएक्शन करेंगे विद लुईस एसिड्स। ठीक, रिएक्शन विद लुईस एसिड्स, लुईस एसिड्स के साथ। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, बात क्या है कि ईथर अपने आप कैसे वर्क करेंगे, बिकॉज देयर आर लोन पेयर ओवर ऑक्सीजन। लोन पेयर वाली चीजें कैसी होती है? लुईस बेस। तो ये लुईस बेस की तरह एक्ट करेंगे, दे विल वर्क एज लुईस बेस, ये लुईस बेस की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, दे विल एक्ट एज लुईस बेस। तो अगर मैंने इसमें कोई लुईस एसिड डाल दिया, से BF3, ठीक, विच इज लुईस एसिड, तो बेटा इसके पास लोन पेयर इसको चाहिए, तो ये आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड की क्या कर लेंगे? फॉर्मेशन, और हमारे पास इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बना देंगे जिसको हम बोलते हैं ईथरेट्स। क्या बोलते हैं? ईथरेट्स। तो बेटा लुईस एसिड के साथ दे वर्क एज लुईस बेस एंड फॉर्म्स ईथरेट्स। क्या बनाते हैं? ईथरेट्स। ठीक, जितने भी लुईस एसिड होंगे उसमें इसी तरह से होगा। कोई भी लुईस एसिड ले लो, AlCl3 ले लो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन। यहां पे ये क्लियर कर देना जरूरी है कि मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया था कि ग्रिग्नार्ड reagent is only formed in ether and reacted in ether
and reacted in ether is never isolated, is never isolated. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाया ही ईथर में जाता है, ठीक, रिएक्ट भी ईथर में किया जाता है, कभी भी आइसोलेट नहीं करते। क्या है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ड्राई स्टेट में एक्सप्लोसिव होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एक्सप्लोसिव इन ड्राई स्टेट। इसलिए बच्चों ड्राई स्टेट में तो इसको रख नहीं सकते, रिएक्शन कर नहीं सकते, अपने को इसको सॉल्युबल स्टेट में रखना है। इट ओनली डिसॉल्व्स इन ईथर, नथिंग एल्स, बाय द फॉर्मेशन ऑफ ईथरेट, ठीक। GR ओनली dissolves in ether, dissolves in ether due to formation of etherates, due to formation of etherates, formation of etherate, etherate की formation की वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिर्फ soluble ही किसमें होता है, it is only soluble in ethers, ठीक। कैसे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है मेरे पास RMgX, जिसमें हमें अच्छे से पता है कि इस Mg के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और यह भी हम अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो ईथर होगा, ईथर एक लुईस बेस होगा, और जबकि हमारे पास ये एक लुईस एसिड की तरह वर्क करेगा। तो यहां पर ये इस तरह से इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे और ये ईथरेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, और इस ईथरेट की फॉर्मेशन की वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन ओनली बी डिसॉल्व्ड इन ईथर। ये बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होता, वाटर में तो वैसे ही रिएक्ट कर जाएगा। जेरेविटनॉफ रिएक्शन करवाया था ना आपको मैंने, ईथर का जेरेविटनॉफ रिएक्शन करवाया था कि नहीं, तो वो तो वैसे ही रिएक्ट कर जाएगा, ठीक। इसलिए इसको डिसॉल्व भी किसमें करना है, ईथर में। तो ये करके ईथरेट बन जाएगा, जिसकी वजह से ये सॉल्युबल रहेगा और एक्सप्लोसिव नहीं रहेगा, और हम इसके ऊपर रिएक्शन कर सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ओनली फॉर्म्ड इन ईथर बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन ईथर, ठीक। और वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, बाकियों में डिसॉल्व होगा नहीं, ठीक। और ड्राई स्टेट में क्या होगा, एक्सप्लोसिव, इट इज रिएक्टेड इनसाइड ईथर, नेवर आइसोलेटेड। क्लियर हो गया बेटा? तो लुईस एसिड के साथ ईथर्स बिहेव एज लुईस बेस and they form coordinate bond, that is a neutralization reaction of Lewis acid and Lewis base. दूसरी बात, reaction with protic acids या Bronsted acids, reaction with protic acids, now this is what is important। अरे ईथर में ना 3 क्वेश्चन है मिला के, टोटल मिला के सिर्फ 3 क्वेश्चन है ईथर के अंदर, ठीक। एक विलियमसन सिंथेसिस, उसका रिएक्शन या उसका जो क्वेश्चन आपको बताया कि कहां एलिमिनेशन कहां सब्स्टिट्यूशन, एक वो क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन, एक जो अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला क्वेश्चन, और एक आगे बताऊंगा आपको। बस ईथर खत्म, ईथर में कुछ है ही नहीं और, ठीक। जैसे अगर प्रोटिक एसिड की बात करते हैं, चलो इधर ध्यान देना, मान लो मेरे पास एक ईथर है ROR और प्रोटिक एसिड मैंने ले लिया H2SO4। प्रोटिक एसिड क्या ले लिया, H2SO4। H2SO4 जो है प्यारे बच्चों, दैट विल ब्रेक अप इनटू H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव। डू वी हैव लोन पेयर्स ओवर द ऑक्सीजन ऑफ ईथर? So this H positive attacks on the lone pair of ether, forming a protonated ether like this, ROR, H1 positive, और नेगेटिव पार्ट HSO4 नेगेटिव इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। So this is called as oxonium salts. Oxonium salts. So with protic ether, protic solvent, you can say protic acids, they give us what? They give us oxonium salts. Like if I have ether and reacted with that of HCl, what will happen? H positive will attack on the lone pair of oxygen, forming this,
and we will get Cl negative over here. Again we get an oxonium salt. क्या ये मुश्किल है? ठीक, तो प्रोटिक एसिड का ऑक्सोनियम सॉल्ट। लेकिन ये जो करवा रहा हूं सिर्फ यही एक रिएक्शन है जो आपको ईथर में बार बार पूछा जाता है, ओनली दिस रिएक्शन। बेटा प्लीज ध्यान देना, दैट इज एसएन रिएक्शन ऑफ ईथर ना। मान लो मेरे पास है ईथर ROR और मैंने पहले इस पे रिएक्ट करवाया HI, आप HCl भी कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप HBr भी कर सकते थे, कोई भी प्रोटिक एसिड कर सकते थे। तो एज अ फर्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन बच्चों, व्हाट विल हैपन? ऑब्वियस सी बात है ऑक्सोनियम सॉल्ट बनेगा। ऑक्सोनियम सॉल्ट कैसे बनेगा? ROR, वी हैव H पॉजिटिव ओवर हियर एंड वी गेट I नेगेटिव ओवर हियर. So we get the formation of oxonium salt. Now see please, जैसा कि आप लोग यहां से देख सकते हैं, आप लोग ये देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं? इस पॉजिटिव चार्ज के चलते ये इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? कार्बन से। तो इन दोनों पे कैसा चार्ज रहेगा? पार्शियल पॉजिटिव रहेगा। समझे मेरी बात? अब मैंने क्या किया, मैंने इसको हीट कर दिया। वी हैव अ न्यूक्लियोफाइल ओवर हियर, दैट इज I नेगेटिव विच इज वर्किंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, इजंट इट? ये न्यूक्लियोफाइल इस R पे अटैक कर जाएगा, किसी भी एक R पे। जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां है ना जी, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। हमारे पास दो चीजें बनेंगी, एक बनेगा ROH अल्कोहल और दूसरा बनेगा RI अल्काइल हलाइड। एक तरह से देखा जाए तो इसका OR टूट के I लगा तो SN रिएक्शन हुआ कि नहीं? और ये SN2 है, बैक साइड से अटैक हो रहा है कि नहीं? SN2 है, इसमें SN1 की बात ही नहीं है, सिर्फ क्या है? SN2 रिएक्शन है। ठीक, लेकिन अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लो मेरे पास CH3O CH3, इसको मैंने HI के साथ रिएक्टा, तो पहले स्टेप में मैंने बनाया CH3OH1 पॉजिटिव CH3I, ये बना ऑक्सोनियम सॉल्ट। और जब मैंने इसको हीट किया, आयोडाइड ने यहां अटैक किया, ये वाला बॉन्ड टूट गया, एक बन गया हमारे पास CH3OH और दूसरा बन गया CH3I। बोलो बात समझ में आई कि पिछली भी चलेगी मेरे भाई? आ गई? पर प्यारे बच्चों, अगर मान लो ये तो सिमेट्रिकल ईथर है, मान लो आई हैव अ डिसिमेट्रिकल ईथर CH3O C2H5, ठीक, ऐसे केस में मैंने HI डाला, सीधे हीट कर देता हूं, मतलब नहीं भी करता पहले, तो पहले ऑक्सोनियम सॉल्ट बनता CH3O C2H5 और यहां पर H I नेगेटिव। नाउ इफ आई हीट इट अप, आयोडाइड विल अटैक। नाउ इसमें एक अल्कोहल बन रहा है, एक हलाइड बन रहा है। किस पार्ट का अल्कोहल बनेगा, किस पार्ट का हलाइड बनेगा? बट इट इज SN2। SN2 में न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन लेस स्टीरिकली हिंडर्ड कार्बन, है ना जी? तो लेस स्टीरिकली हिंडर्ड कार्बन कौन सा? छोटा। इसलिए छोटे पार्ट का आप बनाएंगे आयोडाइड और बड़े पार्ट का आप क्या बनाएंगे? अल्कोहल। छोटे पार्ट का यानी यहां से इस पे अटैक हुआ, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, तो छोटे पार्ट का हैलाइड बना CH3I और बड़े पार्ट का अल्कोहल बना। वेरी सिंपल। क्यों हुआ ऐसा? SN2 है भाई, SN2 में न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करेगा जहां स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी। कल को मान लो इस रिएक्शन को मैं देता हूं ऑन फिनिटोल, ये फिनिटोल है, ठीक है जी, और फिनिटोल में मैंने डाला HI और फिर बोला हीट करके प्रोडक्ट बता दो भाई। ऑब्वियसली छोटे पार्ट का क्या बनाएंगे अपन लोग? हलाइड, और बड़े पार्ट का क्या बनाएंगे? अल्कोहल।
छोटा पार्ट यानी C2H5 क्या आया, आई, और साथ में बना फिनोल, साथ में क्या बना, फिनोल। इज इट क्लियर? So it is very simple. This is the only reaction which is asked in paper for ethers. HI के साथ रिएक्शन है ना, तो छोटे पार्ट का लाइड, बड़े पार्ट का अल्कोहल। रीजन, रिएक्शन इज मूविंग थ्रू SN2 पाथवे, सो जो हमारे पास हलाइड आयन है, न्यूक्लियोफाइल है, वो वहां अटैक करेगा जहां स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। पर बेटा तुम मेरे साथ पढ़ते हो यार, है ना, थोड़ा तो कुछ करेंगे। मान लो हमारे पास कुछ इस तरह का ईथर है, सी यानी देखो ठीक है जी, अब मैंने इसको HI के साथ रिएक्ट करवाया, अब मैंने इसको HI के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक। नाउ सी, देयर इज अ टर्शियरी पार्ट एंड देयर इज अ प्राइमरी पार्ट, so this ether can participate in SN1 because it has a tertiary part. It can participate in SN2 because it also have a primary part. तो यहां पे SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, ठीक। तो अब कैसे पता चले कि SN1 होगा कि SN2 होगा? ठीक है जी, देखो बेटे, अगर मैंने यहां पे लिख दिया 57% HI, ना अगर 57% HI है तो 43% क्या है? ऑब्वियसली वाटर। वाटर है तो प्रोटिक सॉल्वेंट है, प्रोटिक सॉल्वेंट गिव राइज टू SN1, SN1 होगा तो कार्बोकटायन बनेगा, कार्बोकटायन किसका बनेगा? टर्शरी का। तो यहां टर्शरी पार्ट जो होगा उसके साथ आयोडाइड अटैक कर जाएगा, यानी बड़े पार्ट के साथ आ गया बेटा यहां पर, और साथ में हमारे पास बन गया C2H5, छोटे पार्ट का अल्कोहल हमारी थॉट से उल्टा हो गया। समझ में आ गई बात? अगर हमारे पास कोई ऐसा सबस्ट्रेट हो जहां पे एक पार्ट SN1 वाला भी हो, वो कौन सा हो सकता है? टर्शरी हो सकता है, अलाइल हो सकता है, टर्शरी हो सकता है, अलाइल हो सकता है, बेंजाइल हो सकता है। ऐसी जगह पे वन टाइप रिएक्शन हो सकते हैं, है ना जी। तो उस केस में आपको देखना होगा कि HI अगर 57% दिया है तो क्या है हमारे पास? SN1 है। SN1 है तो जो कार्बोकटायन स्टेबल बनेगा उसको बनाएंगे और उसका हैलाइड बनाएंगे, छोटा बड़ा नहीं देखेंगे। लेकिन इसी रिएक्शन को प्यारे प्यारे बच्चों मैं HI को लगाता हूं ईथर में, सॉल्वेंट भी ईथर यूज कर लिया अपन ने। ईथर इज एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो रिएक्शन कैसा होगा? नाउ रिएक्शन विल मूव थ्रू SN2। अगर SN2 हुआ, अगेन छोटे पार्ट का क्या बनाओगे? हलाइड, छोटे पार्ट का हलाइड, और अब टर्शरी पार्ट का क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा प्यारे बच्चों। सो दिस विल बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ what sort of medium we have. If we have protic medium like 57% HI, मतलब 43% water, reaction moves through SN1, तो उस समय आप कार्बोकटायन वो बनाएंगे जो स्टेबल होगा। ठीक है जी, जैसे एक क्वेश्चन मेरे को करके दिखाओगे तुम लोग क्या? हाँ जी, मेरे पास है बेंजाइल मिथाइल ईथर, क्या है? बेंजाइल मिथाइल ईथर, बेंजाइल मिथाइल ईथर। बेटा एनिसोल एक अलग बला है, उसमें नहीं है, उसमें SN1 का कोई पार्ट ही नहीं है, ये तो टूट ही नहीं सकता क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन रहेगा यहां पर। अगर यहां पे देखोगे यहां डबल बॉन्ड करेक्टर होगा कि नहीं? इसमें और इसमें फर्क समझना भाई, इसमें बेंजाइल पार्ट है ना। अब बेंजाइल पार्ट है, अगर मैं इसमें बोलता HI इन 57% HI, तो आप क्या प्रोडक्ट बनाते बेटा? बोलो क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? यस करण जी, क्या प्रोडक्ट बनाते हैं इसका? हाँ जी बोलो यथार्थ। बेंजाइल आयोडाइड बन जाता, बेंजीन के साथ CH2I और साथ में CH3
OH, है ना, क्योंकि रिएक्शन कैसा चलता, SN1। वहीं पर अगर मैं यहां पे HI इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर ही लिखता, तो फिर तो हम वही लिखते, छोटे पार्ट का हलाइड लिखते और बड़े पार्ट का क्या बनाते, अल्कोहल। बोलो समझ में आता है। इसी तरह से मैं इलाइल इथाइल ईथर ले लेता हूं, अलाइल इथाइल ईथर। अलाइल इथाइल, अलाइल मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक, CH2O C2H5। अलाइल पार्ट इज द पार्ट फॉर SN1, ठीक। इसमें भी अगर मैं HI डाल दूं और कितना 57% डाल दूं, रिएक्शन SN1 हो जाएगा, तो अलाइल कार्बोकेटाइन बनेगा और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा CH2CH CH2I और यहां पे C2H5OH। बोलो क्लियर, ठीक। अगली बात, HI अगर ईथर में देते तो बेटा फिर वही बात कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 बड़े पार्ट का अल्कोहल और छोटे पार्ट का हलाइड बना देते हैं। बोलो ये एक्सेप्शन समझ में आती हैं? हाँ हाँ जी बेटा, अलाइल इथाइल ईथर, ठीक, यहां बोल सकते इथाइल प्रोप इनाइल ईथर, ठीक है जी, क्लियर, समझ में आया। पर सर हमारे को जो पेपर आया ना उसमें दिया तो हमें ये था और साथ में HI दिया था, पर हमें कोई दिया ही नहीं 57% है कि ईथर है। अब हम क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये दिया है और HI दिया है तो यार कॉमन चीज पूछने के लिए थोड़ी दिया होगा, ठीक है ना। वो तो अंडरस्टूड ही है कि वो तभी दिया होगा कि अगर मेरे को SN1 करना होगा। अगर कुछ भी नहीं मेंशन्ड है तो आप SN1 ही करके चलना। अगर वही बड़े पार्ट का ही बनाना था तो जरूरी था भी टर्शरी पार्ट वाला कोई और दे देते यार। अगर उन्होंने टर्शरी पार्ट वाला दिया है तो वो इसीलिए दिया है कि आप गलती करें, छोटे पार्ट का हलाइड बनाएं, बड़े पार्ट का अल्कोहल बनाएं, जो कि हम सीखते हैं। हम भूल जाते हैं कि इसमें SN1 भी हो सकता है। अगर मीडियम नहीं दिया है, सिंपली HI दिया है, पर कोई भी ऐसा पार्ट है जहां पे SN1 उसका टर्शरी पार्ट है, बेंजाइल पार्ट है, तो बेटा आप SN1 कर देना। ये स्पेसिफिकली सिर्फ तब करना जब पेपर के अंदर ईथर लिखा हुआ आ जाए। बात समझ में आई। 57% HI को आपको 57% HI नहीं भी लिख के दिया हो सकता, सिंपली HI लिख के दिया, तो ये एक्सेप्शनल केस की तरह डील करके करना है। अदरवाइज छोटे पार्ट का क्या बनाते हो, हलाइड, बड़े पार्ट का क्या बनाते हो, अल्कोहल। लेकिन अगर एक भी पार्ट ऐसा हुआ जिसमें हमारे पास SN1 हो सकता है तो आप उस पार्ट का आयोडाइड या उस पार्ट का हैलाइड और छोटे पार्ट का अल्कोहल बना दें। और अगर मीडियम पर्टिकुलरली दिया है तब हम बड़ी आसानी से सेग्रीगेट कर सकते हैं। एंड दिस इज द ओनली क्वेश्चन यू विल गेट इन ईथर, अगेन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एक ही एक क्वेश्चन है। बोलो क्लियर बच्चे, समझ में आ गया? ये कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? इसके अंदर होनी भी नहीं चाहिए दिक्कत, इट इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है जी। तो आपने लुईस एसिड के साथ कर लिया, आपने प्रोटिक एसिड प्रोटिक मीडियम के साथ कर लिया। ऐसे ही बेटा अगर मान लो मेरे पास है ही कोई भी ईथर है और बेटे मैंने उसके हाइड्रोलिसिस कर दी, वाटर डाल दिया, अरे सिंपल बात है, दोनों एल्कोहल बन जाएंगे। दोनों पार्ट के क्या बन जाएंगे, एल्कोहल। याद करो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से ही तो क्या बनते थे, ईथर। तो अगर उसमें पानी डाल दिया तो दोबारा क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो कोई दिक्कत है क्या इसमें? इस पार्ट का भी अल्कोहल, दूसरे पार्ट का भी अल्कोहल। अरे सिंपल बात थी कि H पॉजिटिव जो भी मिलता यहां अटैक करता, यहां से अल्कोहल लग जाता और OH यहां अटैक करता, दोनों साइड से क्या बनता, अल्कोहल बनता। तो अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो अल्कोहल बनेगा, ठीक जी। और कोई ईथर के रिएक्शन नहीं। दीज आर द ओनली रिएक्शंस ऑफ ईथर।
ठीक, लेकिन अभी हम कर रहे हैं। अब मान लो ईथर का रिएक्शन करना चाह रहे हो, ठीक, ईथर का रिएक्शन करना चाह रहे हो क्लोरीन के साथ, हैलोजन के साथ, पर बत्तियां बंद रखी हैं, डार्क डार्क होगा तो ये एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, वो भी ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन का। हमारे पास बनेगा CH3 CHCl O CH2Cl CH3। क्लियर? आपने क्लोरीन और रखी पर अभी भी बत्ती नहीं जगाई, डार्क, दूसरी साइड का क्लोरीन हाइड्रोजन रिप्लेस कर देना, CH3 CHCl O CHCl CH3, और रखोगे फिर ये वाला H रिप्लेस कर देना, और रखोगे फिर ये वाला H रिप्लेस कर देना, बारी बारी करके हाइड्रोजन रिप्लेस करते रहना बाय क्लोरीन। पर मान लो मैंने इस रिएक्शन में बत्तियां जला दी, है ना, लाइट डाल दी, तो क्लोरीन को सारे हाइड्रोजन दिख जाएंगे, एक ही बारी में सारे हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा। ठीक, तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारे पास बनेगा CCl3 Cl2O CCl2 CCl3, यानी जितने हाइड्रोजन थे एक ही बार में रिप्लेस हो गए बाय क्लोरीन अगर लाइट है। इसको बोलते हैं पर क्लोरोईथर्स, पर क्लोरोईथर्स। तो अगर इसको डार्क में करोगे तो एक एक करके हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाओगे, लाइट में करोगे सारे हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। गॉट इट और नॉट? फ्री रेडिकल रिएक्शन है, कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं, कर सकोगे इसको। एनी डाउट्स? पक्का? किसी को कोई दिक्कत? ठीक, अगली बात देखो बेटा, याद रखना, ओल्ड सैंपल ईथर जब भी हम यूज करते हैं, तो ईथर जब भी यूज करते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाते हैं, कभी भी ओल्ड सैंपल ऑफ ईथर शुड नॉट बी स्टोर्ड। ठीक, ओल्ड सैंपल ऑफ ईथर should never be used, never be used। ओल्ड सैंपल ऑफ ईथर को कभी यूज नहीं करते। ठीक, जब भी ईथर चाहिए होता है किसी जगह पे तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाना होता है। नेवर यूज एन ओल्ड सैंपल ऑफ ईथर। क्यों भाई? अगर मेरे पास ओल्ड सैंपल ऑफ ईथर कोई है, ठीक, ओल्ड सैंपल ऑफ ईथर कोई है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी एयर की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, बेटे ये यहां पे एड ऑन हो जाता है, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, और इस तरह से देखो ध्यान से इधर, ये इसको बोलते हैं हाइड्रोपरऑक्साइड्स। क्या बोल देते हैं? हाइड्रोपरऑक्साइड्स बना देता है, हाइड्रोपरऑक्साइड्स बना देता है, विच आर एक्सप्लोसिव, जो कि एक्सप्लोसिव है। तो अगर हमने ओल्ड सैंपल को यूज किया, फोटो पे हार चढ़ जाएगा। ठीक, ओल्ड सैंपल ऑफ ईथर शुड नेवर बी यूज्ड, व्हेनेवर ईथर इज टू बी यूज्ड should always be formed freshly prepared। ठीक, by Williamson synthesis we can easily form that। Williamson synthesis is a very easy reaction जिससे हम उसको फटाफट से बनाएंगे। ओल्ड सैंपल ऑफ ईथर क्यों नहीं यूज करेंगे, स्टोर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ऑक्सीजन और लाइट की प्रेजेंस में दे गिव हाइड्रोपरऑक्साइड्स, जिनके रिएक्शन एक्सप्लोसिव होते, क्योंकि आपको पता है O से O बॉन्ड सबसे वीकेस्ट होता, फटाफट टूटेगा और फ्री O2 बाहर निकलेगी, जिसमें भी कोई स्टेबल मॉलिक्यूल निकलता है एक्सप्लोजन तो होगा ही, तो इससे एक्सप्लोजन हो जाते हैं। इसलिए ओल्ड सैंपल ऑफ ईथर शुड नेवर बी यूज्ड। पर कई लोग कंजूस होते हैं, है ना मोयरा, है ना, चिप्स खाते देते भी नहीं। ठीक, तो कई लोग कंजूस होते हैं। ठीक, तो ऐसे केस में वो कहते हैं हम ओल्ड सैंपल ऑफ ईथर को ही यूज करेंगे। अब अगर यूज करना है ना, मेरा तो टीचर की तरफ फर्ज है ना सबको सिखाना, है ना भाई। तो मैंने क्या कहा कि ऐसा करो, अगर ओल्ड सैंपल ऑफ ईथर यूज करना, पहले टेस्ट कर लो।
टेस्ट कर लो कि उसके अंदर कहीं हाइड्रोपर ऑक्साइड है कि नहीं। कैसे करोगे टेस्ट? आप क्या करोगे, इसमें पहले डालोगे FeSO4 फेरस सल्फेट, वो भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड, फॉलोड बाय KCNS, followed by addition of KCNS, followed by addition of KCNS। ठीक है जी। तो होगा क्या, गलत नहीं सुना है मुझे आज चल रहा है। तो हमारे पास जो आयरन Fe2 पॉजिटिव है दैट विल चेंज इनटू आयरन 3 पॉजिटिव, और आयरन 3 पॉजिटिव जब KCNS के साथ रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म FeCNS का होल थ्राइस विच इज ब्लड रेड इन कलर, ब्लड रेड इन कलर। तो बेटा अगर ओल्ड सैंपल आपने यूज करना है, पहले उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डालो, फॉलोड बाय एडिशन ऑफ KCNS। अगर ब्लड रेड कलर आ जाए इसका मतलब होगा कि फेरस इज ऑक्सीडाइज्ड टू फेरिक एंड विच रिएक्ट्स विद KCNS गिविंग अस ब्लड रेड कलर, दैट मींस हाइड्रोपेरोक्साइड्स आर प्रेजेंट। उस सैंपल को डिस्कार्ड कर दे, उस सैंपल को डिस्कार्ड कर दे। समझ में आई बेटे बात? लेकिन मैं कंजूसों का क्या करूं? क्यों अर्नव? सही बात ना भाई, ठीक, कंजूस होगा क्या करूं? अब क्या करना है? अर्नव तो दोनों ही है, ठीक। अभी क्या है, मुझे फिर भी ओल्ड सैंपल यूज करना है। हमने ये भी लगा लिया, ब्लड रेड कलर भी आ गया, फिर भी मेरे को यूज करना भाई। तो यूज करना है तो आपने क्या करना है, इसमें FeSO4 डाल देना है, या अगर FeSO4 पहले खत्म कर दिया तो आपने Ki डाल देना है, दोनों में से कुछ एक। एंड शेक हाइड्रोपेरोक्साइड्स विल ब्रेक। क्या बोला? शेक हाइड्रोपेरोक्साइड विल ब्रेक। ठीक, अब आप यूज कर सकते हैं, ठीक, आपको भी कोई टेंशन नहीं, ठीक, अब कुछ नहीं होने वाला। तो अगर ओल्ड सैंपल, पहली बात, ओल्ड सैंपल ऑफ ईथर शुड नेवर बी यूज्ड। क्यों? क्योंकि एयर की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में they give hydroperoxides which are explosive. But if we want to use old sample of ether, first we should check for the presence of hydroperoxides. So we add some FeSO4 followed by addition of KCNS. If blood red color appears, that shows the presence of hydroperoxides. And if we still want to use that, add some FeSO4 more or Ki. So ये इजीली क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज, आयोडीन बाहर निकलेगी, यहाँ Fe3 पॉजिटिव बन जाएगा, तो शेक हाइड्रोपेरोक्साइड्स विल ब्रेक, और उसके बाद आप ईथर को आराम से करो यूज। ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो ये बेटा इसकी ओल्ड सैंपल की यूजेस है, इसलिए हम ईथर को कभी यूज नहीं करते बेटा। पुराने सैंपल को अगर रखेंगे भी, इसको स्टोर वैसे तो करते ही नहीं, यू शुड नेवर स्टोर। और अगर स्टोर करते भी हैं तो आप ब्रिम तक बॉटल को भर के रखेंगे, और वो भी काली बॉटल में, ताकि एयर ना जाए और लाइट ना पड़े। वैसे इसको स्टोर कभी करते ही नहीं, और अगर स्टोर कर भी लें तो इसको टेस्ट किए बगैर यूज करते नहीं, और टेस्ट कर भी लें, ब्लड रेड कलर नहीं आया तब तो चलो यूज कर ही लिया, बट अगर आ गया तो भी हम शेक हाइड्रोपेरोक्साइड्स विल ब्रेक, और आपके पास फिर ईथर्स कैन बी यूज्ड। आर यू क्लियर? सो दिस इज ईथर्स। ठीक, अब रह गई बात, अगर हम एरोमेटिक ईथर की बात करें, एनिसोल, फिनिटोल। बेटा एनिसोल फिनिटोल जो भी है, यानी कि अगर मैं इस ईथर की बात करता हूं, इस ईथर की बात तुम्हारे साथ करता हूं, ठीक है जी, इस ईथर में हमारे पास इस वाले ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होगा, +R, तो इट एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स ESR, है ना। तो ESR इसमें बहुत आसानी से होंगे, और वो भी कैसे होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो से आपने करी क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड लाइक AlCl3, you will get OR, and here you will get chloro, and on para you can also get chloro.
ठीक है जी। मान लो यू वांट टू डू नाइट्रेशन, यूज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अगेन नाइट्रेशन हो सकती है और दो पैरा पे, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां तो और दो और पैरा विल बी ऑलवेज मेजर ना बच्चों। क्लियर हो गया? Similarly you can perform sulfonation H2S2O7 or H2SO4 with that of sulfur trioxide. ठीक, easily you can sulfonate this और हमारे पास सल्फोनेशन हो जाएगी, SO3H बन जाएगा और दो और पैरा पर। बोलो ये रिएक्शन पहले किए हैं तुमने कि नहीं किए हैं? ऐसे ही बेटा अगर इसकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करते हो, ठीक, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक, किसमें करते हो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन? मान लो मिथाइल क्लोराइड एंड AlCl3 में कर देते हो, तो बेटा CH3 लगेगा, कहां पे लगेगा? और दो और पैरा पे लगेगा, टेंशन नको। ठीक, बहुत ही इजी रिएक्शन, कुछ करने को है ही नहीं। ठीक, ऐसे बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करनी हो, एसाइलेशन करनी हो तो हम यहां यूज क्या करते हैं? या तो एसाइल हैलाइड्स या फिर एनहाइड्राइड्स, दोनों में से एक यूज करते हैं, एसाइल हैलाइड या फिर एनहाइड्राइड्स। तो इसमें AlCl3 साथ में लिख डालो और प्रोडक्ट क्या बना दो? या तो और दो पे एसाइल ग्रुप लगा दो, ठीक है जी, और या तो पैरा पे एसाइल ग्रुप लगा दो, बल्ले बल्ले ऐसी की तैसी। लो जी, बोलो क्या ये ESR पहले कभी जिंदगी में किए देखते हैं? दिस इज ऑल अबाउट ईथर्स। खत्म। चार ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। विलियमसन सिंथेसिस, ठीक, उसके बारे में जो भी आपको बताया, उसके लिमिटेशंस के बारे में बताया, टर्शरी ग्रुप के बारे में बताया, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ईथर में क्यों बनाया जाता है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो ऑक्सोनियम सॉल्ट्स के साथ आगे SN2SN1 किया, वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ईथर का ओल्ड सैंपल यूज क्यों नहीं करते, वो आपके पास इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ है ही नहीं। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट ईथर्स। ईथर्स आर फिनिश्ड। क्लियर? तो ऐसे करके ईथर खत्म हो गया भाइयों हमारा। ठीक, अब अल्कोहल फिनोल ईथर थॉरोली कंप्लीट बेटा, कोई चीज छूटी तो नहीं इसमें से? उम्मीद तो करता हूं। रिडक्शन तो एल्डिहाइड कीटोन में वैसी आ जानी पूरी, वो डोंट वरी, रिडक्शन तो एल्डिहाइड कीटोन में पूरी आएगी। ठीक, उसमें मैंने आपको जो लेक्चर भेजा उसमें सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन की रिडक्शन है ना, तो वो तो पूरी की पूरी वैसी आ जाएगी। शुरुआत से करेंगे उसमें। एल्डिहाइड कीटोन में वैसे आ जाएगा वो। बोलो यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत है यहां तक? समझ में आती है क्या कहना चाह रहा हूं? तो ईथर हो गए फिनिश। ठीक है, अल्कोहल फिनोल ईथर का चैप्टर भी हो गया खत्म। ठीक, आई विल सेंड यू एन असाइनमेंट टुमारो। ठीक, कल जाकर के इसकी एक ओवरऑल असाइनमेंट भेज दूंगा मैं। ठीक, करिएगा। इस संडे का जो टेस्ट, कल टेस्ट है क्या? संडे को है ना? इस संडे को जो टेस्ट होगा दैट विल बी कंटेनिंग अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स कंप्लीट। ठीक, और उम्मीद करता हूं सारा अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स कंप्लीट। ठीक, हाँ जी बेटे, इक्विलिब्रियम तो होएगा ही होएगा ना, वो तो एडिशनल टॉपिक होता है +1 का। ठीक, बाकी जो +2 का टॉपिक रहेगा वो रहेगा अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स। ठीक, और +1 का केमिकल इक्विलिब्रियम ओनली। उसी की तैयारी में परसों तुम्हारे को थोड़ी बहुत करवाऊंगा, थोड़ा आप करके आइएगा। ठीक, नाउ लेट वी मूव, क्योंकि टाइम अभी बहुत है। ठीक, नॉट टू वेस्ट द टाइम, अगला चैप्टर पकड़ेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स
एक्चुअली देखा जाए तो ये एक लास्ट चैप्टर है हमारे पास, जिसमें हमारे पास कुछ पढ़ने को है। ठीक, उसके बाद तो हमारे पास कुछ पढ़ने को है नहीं। हाँ, बायोमोलिक्यूल्स में, अमीन्स में हम ऑलरेडी किए हैं बेटा सारा कुछ, है ना, तो वो इजीली हो जाएगा। मतलब उसमें कितना पढ़ने को नहीं है। ठीक, उसमें सिर्फ एक बेसिक कैरेक्टर थोड़ा समझाने को, बाकी पढ़ने को कुछ भी नहीं है उसमें। 1-2 दिन के अंदर अमीन्स खत्म हो जाएंगे, जैसे ईथर हुआ ना वैसा ही है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है इसके अंदर। बुक में देखोगे इतने सारे पेज, करने लगोगे चुटकियों में खत्म, पता ही नहीं चलेगा कब खत्म हो गया। ठीक, बट एनी हाउ, क्योंकि सारे रिएक्शंस बेसिकली अब हमारे को पता है। अब हमें पता है, एक देखो, हमने अभी तक सारे मैकेनिज्म कर लिए कि नहीं? हमने सब्स्टिट्यूशन सारी तरह की कर ली, इलेक्ट्रोफिलिक कर ली, न्यूक्लियोफिलिक कर ली, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कर ली, हमने एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक कर ली, फ्री रेडिकल कर ली, सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक रह गई है जो कि एल्डिहाइड कीटोन का पार्ट है। ठीक, और एलिमिनेशन हमने पूरी कर ली, ऑक्सीडेशन मैंने आपको करवा दी। ठीक, रिडक्शन अभी एल्डिहाइड कीटोन में कर लेंगे। ठीक, बाकी कुछ बचा ही नहीं। मैकेनिज्म हर चीज का जानते हैं अब हम, तो इसलिए उसको टाइम नहीं लगता। जो चीजें हमें आती होती है ना, उसको सिर्फ समझने में टाइम नहीं लगता है। ठीक है जी, बट एनी हाउ, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सो एल्डिहाइड कीटोन्स में सबसे पहली बात तो इसके स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखो बेटा, एल्डिहाइड कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है, कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक, अगर इसको देखोगे कार्बोनाइल ग्रुप को, तो इसमें कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो स्ट्रक्चर कैसा रहता है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो बेटा कार्बोनाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर रहता है, एंड दिस इज वन सिग्मा बॉन्ड, एंड देयर इज अ पाई बॉन्ड आल्सो। और क्योंकि हम इस पाई बॉन्ड को ऐसे बना देंगे, ठीक, टुवर्ड्स ऑक्सीजन रहेगा, टुवर्ड्स ऑक्सीजन रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इस साइड को रहेगा। बुक में कुछ ऐसे चप्पल जैसा बना देते हैं, समझ रहे मेरी बात, कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी तरफ है? ऑक्सीजन की तरफ है। ठीक है जी, और कार्बन की तरफ कम है, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर रहता है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर रहता है। इसलिए एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शंस में स्टीरियोकेमिस्ट्री का बहुत ज्यादा कोई पार्ट नहीं रहता है, क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर अटैक कहीं से भी हो सकता है, तो ज्यादा स्टीरियोकेमिस्ट्री का रोना ही नहीं है। ठीक, जैसे अल्काइल हैलाइड वगैरह में था, इसमें इतना प्रॉब्लम ही कुछ नहीं है। तो ये एल्डिहाइड कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। अगर इसमें हमारे पास ऐसा हो जाए, एक साइड R लग जाए, दूसरी साइड H लग जाए, तो इसको हम एल्डिहाइड बोल देते हैं। और अगर दोनों साइड अल्काइल ग्रुप लग जाता है, तो बेटे इसको अपन कीटोन बोल देते हैं। नॉमेनक्लेचर तो कर ही लोगे यार, इसका कर लोगे ना भाई, इट इज सिंपल फंक्शनल ग्रुप यार। ठीक, सो नॉमेनक्लेचर कर सकते हो, हम करते सीधे प्रेपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स। प्रेपरेशन में कुछ प्रेपरेशंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ प्रेपरेशंस हमें करनी है। सम प्रेपरेशंस वी हैव ऑलरेडी डन। सो प्रेपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन की बात करेंगे। प्रेपरेशंस ऑफ aldehydes and ketones। बेटे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल आपने करी थी पिछली बार, तो आपको बताया था किन रिएजेंट्स की प्रेजेंस में हमारा रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन तक रुक जाता है। एक बार थोड़ा सा रिवाइंड कर ले बात को। हमने पढ़ा था, अगर मेरे पास कोई प्राइमरी एल्कोहल होता है, इफ वी हैव अ प्राइमरी एल्कोहल in the presence of any oxidizing agent, it gives us aldehyde, it gives us aldehyde। ठीक, और अगर मेरे पास कोई सेकेंडरी अल्कोहल है, if we have a secondary alcohol
in the presence of, you can say, oxidizing agent gives us ketones. ठीक है बच्चे, बट आपको बताया था कि अगर रिएजेंट में वाटर होगा तो ये रिएक्शन आगे चला जाता है। बोलो याद आया कुछ? रिएजेंट में वाटर होता है तो ये रिएक्शन आगे जाके क्या बनाता है? एसिड्स। इसका बनता है कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड, ठीक, और इसका बनता है नॉन कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड, एंड क्लीवेज इज गवर्न्ड बाय पोपोव्स रूल, है ना भाई? तो अगर मैं इससे एल्डिहाइड कीटोन चाहता हूं तो होगा क्या? डिस्टिल एल्डिहाइड्स और कीटोन्स या कार्बोनाइल कंपाउंड्स as soon as they are formed, compounds as soon as they are formed, जितनी जल्दी बन जाएं, जैसे बने वैसे डिस्टिल कर लो ताकि फर्दर ये ऑक्सीडाइज ना होने पाए। पर ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमें क्या पता चलेगा कि बने, है ना? डिस्टिलेट तो कर दें पर डिस्टिल करने मुश्किल है ना भाई। तो इसकी वजह से मैंने कुछ रिएजेंट तुम्हें HW दिया था, है ना? क्या? PCC, PDC, PC, कॉरेज रिएजेंट, कॉलिन सैरेट रिएजेंट एंड सैरेट्स रिएजेंट। जिनने कर रखा है वेल एंड गुड, नहीं कर रखा डबल गुड, मैं तो बताऊंगा नहीं, ठीक? मेरे से तो एक्सपेक्ट मत करना, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, आपने चेक करवाना होगा, यू आर मोस्ट वेलकम। चेक मैं आपका कर दूंगा कि कहां पे गलती है, कहां सही है, ठीक है? पर बताऊंगा नहीं क्योंकि काम तुमने करना है भाई, सब चीजें मेरे से एक्सपेक्ट मत करें आप। तो हम यहां पे अगर एल्डिहाइड कीटोन तक रोकना चाहते हैं तो वी कैन यूज PCC, PDC, PC, जोन्स रिएजेंट, ठीक? इनमें से किसी एक को कॉलिन्स रिएजेंट बोलते हैं, किसी एक को सैरेट रिएजेंट बोलते हैं, किसी एक को कॉरेज रिएजेंट बोलते हैं। इनमें से कोई भी यूज करेंगे, ठीक है जी, तो हमारे पास रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन स्टेज तक रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। और इनका बेनिफिट भी होता है कि डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं, ये सिर्फ अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल गिव्स अस एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल्स गिव्स अस कीटोन्स, टर्शियरी अल्कोहल डू गिव अस कीटोन्स but with lesser number of carbons. So that you have done or not? ये पहली प्रेपरेशन थी एल्डिहाइड कीटोन्स की जो हम कर चुके हैं। अच्छा, अगली एल्कीन्स के थ्रू प्रेपरेशन जो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है? हाइड्रोकार्बन्स के थ्रू प्रेपरेशन, थ्रू हाइड्रोकार्बन, प्रेपरेशन थ्रू हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है? हमने एसिड से, चलो हमने अल्कोहल की ऑक्सीडेशन तो बना लिया, अब हाइड्रोकार्बन्स यानी एल्कीन या एल्काइन के थ्रू। बेटे जब हम एल्कीन के थ्रू करते थे, थ्रू एल्कीन्स, तो याद करो एक रिएक्शन कभी सर ने करवाया था, ओजोनोलिसिस, याद है कुछ? बोलो सर, पता नहीं, कुछ करवाया तो होगा, बोल रहे हो तो करा तो होगा। +1 में ओजोनोलिसिस करवाई थी, पहले बनाओ तंबू फिर उड़ा दो उसके बंबू, याद आया कुछ? ठीक, मैंने आपको बोला कि एल्कीन से अगर एल्डिहाइड्स बनाना चाहते हो, एल्कीन से अगर एल्डिहाइड बनाना चाहते हो तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 ऐसा कोई भी एल्कीन होगा, ठीक? आपने इसमें लगाया ओजोन, क्या लगाया? ओजोन। ओजोन जब लगाते हैं तो जहां डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड को तोड़ के वहां बनाते तंबू, तंबू यानी टेंट। टेंट कैसा? कुछ ऐसा, है ना जी? और फिर जिंक और वाटर की प्रेजेंस में उड़ा देते इसके बंबू, ये बंबू अलग, ये बंबू अलग, है ना जी? क्या बन जाएगा? CH3 CHO, 2 मॉलिक्यूल। तो ये कहानी याद होगी, पहले बनाओ तंबू फिर उड़ा दो उसके बंबू,
है ना। और यहां फिर तंबू बंबू भी नहीं करना है, वैसे तो ये पूरा दिखाना पड़ता है ना, नहीं भी करना है तो यहां से तोड़ा, यहां ओ जोड़ा, यहां ओ जोड़ा, बात ही खत्म हो गई। ना तंबू ना बंबू, सीधे ही ऑक्सीजन को लगा दिया, CH3CHO CH3CHO। आप ऐसे कर लो, पर हमें दिखाना चाहिए कि हुआ कैसे। ये तंबू का अंग्रेजी नाम होता ओजोनाइट। क्या बोलते हैं इसको? ओजोनाइट। पहले ओजोनाइट बनाते हैं और फिर उसकी उड़ाई कर देते हैं, ठीक। तो हमारे पास क्या बन जाता है? हमारे पास एल्डिहाइड्स बन जाते हैं। कीटोन भी बनाए जा सकते हैं। मान लो मेरे पास ऐसा है CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है जी। अब अगर इसमें आपने लगाया ओजोन, तो डबल बॉन्ड की जगह क्या बनाना है? ये डबल बॉन्ड की जगह इस तरह का बना देंगे अपन लोग, तंबू। ठीक है दोस्तों। अब जिंक और वाटर लगाएंगे और उड़ा देंगे इसके बंबू, ये अलग ये अलग, है ना जी। और हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक साइड से कीटोन और दूसरी साइड का CH3CHO एल्डिहाइड। बेटे अगर बेटर यील्ड चाहते हो तो सिमेट्रिकल एल्कीन लेना, दोनों साइड का पार्ट सेम हो जाए तो क्या होगा? एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अगर दोनों साइड का पार्ट अलग अलग होगा तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, उसको डिस्टिल करना पड़ेगा। तो अगर दोनों साइड सेम पार्ट होगा तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। सिमेट्रिकल एल्कीन्स आर बेटर ऑप्शन देन दिस। आर यू क्लियर? ठीक। अब यहां से शॉर्टकट भी मार सकते थे, सीधे ओ यहां, बात खत्म। तो ये ओजोनोलिसिस +1 में आपको डिटेल में करवाया। इसका मैंने रेट्रो एनालिसिस भी करवाया था कि अगर आपको यह देखना है कि पेरेंट एल्कीन कौन सा है, आप इन दो को आमने सामने रखते हो प्रोडक्ट्स को, ऑक्सीजन फेसिंग ऑक्सीजन, और आप क्या करते हो? ऑक्सीजन निकाल के उसकी जगह क्या लगा देते हो? डबल बॉन्ड। पर साथ में सर ने यह हिदायत दी थी कि अगर कभी पेपर में आए तो रेट्रो एनालिसिस ना करें, बल्कि जो आपका प्रोडक्ट होता है, जो नीचे आंसर दिए होते हैं, उसकी ओजोनोलिसिस कर दे, और तब आपसे हमेशा सही निकलेगा। अगर रेट्रो एनालिसिस में जाएंगे तो गड़बड़ हो सकती है ना बेटा? क्लियर? तो आप ऐसी तो बनाना है हमने, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो बोलो ओजोनोलिसिस आती है, मेरे को करवाने की जरूरत तो नहीं दोबारा। क्लियर है? ये थ्रू एल्कीन हो गया। हम एल्काइन की भी ओजोनोलिसिस करते हैं, ठीक, लेकिन एल्काइन की ओजोनोलिसिस से बेटा हमारे पास सारे बॉन्ड नहीं टूटते। अगर मान लो कल को मैं एल्काइन की ओजोनोलिसिस भी करना चाहता हूं, एल्काइन की ओजोनोलिसिस करना चाहता हूं, एल्काइन में CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, इसमें मैंने ओजोन लगाया, ओजोन दो ही बॉन्ड तोड़ता है, तो तंबू तो यहां पे बनेगा, बट दिस टाइम इट इज अ छत वाला तंबू, है ना, क्योंकि बॉन्ड दो ही टूटेंगे और बाकी हमारे पास इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। ओजोनोलिसिस ऐसा, बॉन्ड तो दो ही इसमें टूटने हैं तीन में से, ठीक। नाउ अब ये छत वाला तंबू इज अ स्ट्रॉन्ग तंबू, है ना भाई। तो जब हम इसको करते हैं किसमें? वाटर में एंड जिंक में, तो क्योंकि अब बंबू नहीं उड़ते, अब इसकी छत उड़ जाती है, बेस टूट जाता है। तो आपको सिखाया था इस एल्काइन के केस में पहले बनाओ तंबू, फिर रहने दो उसके बंबू। याद आया कुछ? ठीक। अल्काइन के केस में पहले बनाओ तंबू और फिर रहने दो उसके बंबू, जबकि अल्कीन के केस में पहले बनाओ तंबू फिर उड़ा दो उसके बंबू। ठीक है जी। तो ऐसे ध्यान में रखने का। अगर आपको शॉर्टकट करने का शौक है, दो बॉन्ड तोड़िएगा, ये तोड़े दो बॉन्ड, इधर भी ओ टिकाया इधर भी ओ टिकाया, बस बात वही आ गई। ठीक है जी, कोई परेशानी थोड़ी है यार। ओजोनोलिसिस में दो बॉन्ड टूटने हैं और उसके जगह ऑक्सीजन लगने दोनों साइड। तो चाहे एल्कीन का ओजोनोलिसिस हो चाहे एल्काइन का ओजोनोलिसिस हो, क्या हम कर सकते हैं इसको? लेकिन अल्काइंस में, अल्काइंस के थ्रू हम किसी और तरीके से भी
एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं। थ्रू एल्काइंस हम किसी और तरीके से भी एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। बता सकते हो कैसे? आपको करवा चुका हूं मैं। फ्रॉम अल्काइंस, हाँ जी बेटा बोलो, शाबाश। यस, हाइड्रेशन, एल्काइंस की हाइड्रेशन। एल्काइन के हाइड्रेशन में हमेशा इनोल बनता है। ठीक, इसके 3 रिएक्शन करवाए थे मैंने। एक खुशरोव्स रिएक्शन, जो रहते नहीं, बोलो खुशरोव रिएक्शन करवाया था आपको। क्या होता है खुशरोव रिएक्शन? कुछ भी नहीं होता। अगर आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच है और इसमें हम H2SO4 HgSO4 और वाटर लगाते हैं, तो वाटर की अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कॉफरल एडिशन होती विदाउट एनी रीअरेंजमेंट्स। तो हमारे पास यहां बनता है RCOH डबल बॉन्ड CH2, और फिर इसका होता है टॉटोमेरिज्म। क्या होता है? टॉटोमेरिज्म। इसी क्लास में चंद दिन पहले करवाया मैंने ये, है ना। हमारे पास बनेगा RC डबल बॉन्ड O CH3। इसमें मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, पाई कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक, प्लीज सी और मैकेनिज्म आपको करवा चुका हूं मैं इसका। मर्करी 2 पॉजिटिव पाई कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसीलिए इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होती है। जबकि एल्कीन की इनडायरेक्ट हाइड्रेशन में रीअरेंजमेंट होती थी, लेकिन एल्काइन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती, प्लेन मार्कोनी कॉफरल एडिशन होती है। ऐसे ही प्यारे बच्चों, एक इसमें और भी हमने करवा के दिया था आपको, HBO। क्या होता है HBO? क्या होता है HBO? सर टीवी में एक चैनल आता है, लडो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, B2H6 H2O2, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी कॉफ्स रूल। तो हमारे पास बनता है RCH डबल बॉन्ड CHOH। इस तरह का इनोल बनता है कि नहीं? और फिर इसमें होता है क्या? टॉटोमेरिज्म। अब इसमें जब टॉटोमेरिज्म होता है, हमारे पास बनता RCH2 CHO। एल्डिहाइड बन जाता कि नहीं? हाँ जी बोलो, एल्डिहाइड बन जाता है कि नहीं? ठीक, तो बड़ी आराम से इससे एल्डिहाइड बनता है। और अगर हम इसमें एक और रिएक्शन सीखे थे जिसको बोलते हैं OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। कैसे करते हैं? मर्क्यूरिक यार ACO का होल ट्वाइस O, ठीक है जी, ACO का होल ट्वाइस O, मर्क्यूरिक एसिड ओ नहीं यार, ये तो एसिटिक एनहाइड्राइड लिख दिया भाई ने। मर्क्यूरिक एसिटेट ACO का होल ट्वाइस Hg प्लस वाटर, और साथ में क्या डालते थे? सोडियम बोरोहाइड्राइड। दैट वाज एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कॉफ्स रूल। और हमारे पास बनता था RCHOH CH2 डबल बॉन्ड। और फिर इसमें भी क्या होता था? टॉटोमेरिज्म, जिससे कीटोन बनता था। बोलो बच्चे, याद आया कुछ कि पिछला भी चला गया? आया याद कुछ? करा हुआ है ये? तो बेटा एल्काइन से अगर बनाना हो तो यू कैन यूज खुशरोव रिएक्शन, दैट इज हाइड्रेशन वाया ऑक्सीमर्क्यूरेशन। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन वाया ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ठीक, या हम करते इसमें HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और यहां करते हम इसमें OMDM एल्काइन से। तो बोलो एल्काइन से बन जाएगा भी? एल्काइन से हमने इसको बना दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ अब चलते हैं कुछ ऐसे मेथड्स जो नए मेथड है।
जो पहले नहीं किए, पर पहले करने वाले वो तो कर ही लेते हैं ना, जो भी करने वाले हैं वो तो कर लेते हैं। देखो बेटे, एक और कर लेते हैं, बाय जैमिनल डाइहैलाइड्स। जैमिनल डाइहैलाइड्स, बेटे जैमिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं? एक ही कार्बन पे दो हैलोजन, है ना। मान लो अगर मेरे पास है CH3 CHCl2 और मैंने इसमें लगवाया एक्वस KOH। एक्वस KOH का क्या काम होता है? सब्स्टिट्यूशन। ये लैला मजनू है कि नहीं? है ना जी, पार्क में बिठाएंगे, बचेगा क्या? CH3 CHOH OH। एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH क्या स्टेबल होता है? यहां से निकलेगा वाटर, and what you will get as CH3 CHO, you get aldehydes. If this geminal dihalide is not terminal, टर्मिनल नहीं है, बीच में कहीं है, एक्वस KOH लगाओगे तो बेटा Cl की जगह OH पाओगे, प्रोडक्ट क्या फरमाओगे? यही वाला प्रोडक्ट बनाओगे, वाटर इसमें से खाओगे और कीटोन बनाओगे। बोलो क्या मुश्किल था? ठीक, तो जैमिनल डाइहैलाइड का एक्वस KOH से या Ag2O मॉइस्ट से हम आसानी से रिएक्शन कर सकते हैं, एंड वी कैन इजीली फॉर्म आवर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स व्हाटएवर वी नीड। अब ये सब चीजें पहले हमने करी हुई है, ऑक्सीडेशन हमने कर रखी थी, OMDM वगैरह सारा हमने कर रखा था, ओजोन लिस्ट ये सारा कुछ कर रखा था, ठीक है जी। अब उन रिएक्शन की तरफ सोचते हैं जो हमने अभी तक नहीं किए और एल्डिहाइड कीटोन की प्रेपरेशन में यूज होंगे। हाँ जी बेटा, कुछ बोलना चाह रहे हो? क्या? तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करता है, वो एल्डिहाइड तो नहीं बनाएगा। ठीक, आगे चलते मेरे दोस्तों, अब हम करेंगे ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई कैल्शियम सॉल्ट ले लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई कैल्शियम सॉल्ट लेंगे, उसकी ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे। बस बहुत इजी है। अगर मान लो मैंने पहले लिया कैल्शियम फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट का मतलब क्या है? अगर मैं इसके आगे H लगा दूं तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा HCOOH, और H हटाने से फॉर्मेट बन जाता है। तो ये मेरे पास फॉर्मेट है और कैल्शियम बोल रहा हूं तो ये कैल्शियम है भैया। तो ये कैल्शियम फॉर्मेट है, इसको क्या नाम देंगे? कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट, चाहो 2 मॉलिक्यूल ऐसे लिख दो, चाहो 1 मॉलिक्यूल लिख दो, मेरी बिलास है यार, मेरे को उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। पर एक बात जरूर है कि अगर मैं इसको लिखता हूं और इसको ड्राई डिस्टिलेशन यानी हीट करता हूं, ड्राई डिस्टिलेशन, तो बेटा किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करो तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और कैल्शियम का ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक, दोनों रिएक्ट करके बनेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? तो यहां से बाहर निकालना कैल्शियम कार्बोनेट, निकालो। कैसे निकालोगे कैल्शियम कार्बोनेट? क्या ये कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया? CaCO3 निकल गया। अगर CaCO3 निकल गया, बचा क्या? HC डबल बॉन्ड H, फॉर्मेल्डिहाइड की प्रोडक्शन हो गई कि नहीं? और बाहर क्या निकला? कैल्शियम कार्बोनेट। आप 2 मोल को दिखा देते हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? दोनों से निकालना तो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट।
इंटरमोलिकुलर निकाल देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इसी रिएक्शन को बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है, तो उससे घबराना नहीं है, मेरा नाम लेना है और फटाफट से कर देना है, ठीक। ऐसे भी लिखा हो सकता है, तो उसमें क्या दिक्कत है? बोलो सर दिक्कत है, करना कैसे है? अरे क्या प्रॉब्लम है? यहां से कैल्शियम कार्बोनेट है ना जी, और यहां से भी कैल्शियम कार्बोनेट, दो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकाल दिए, बचा क्या? HCHO के दो मॉलिक्यूल। चाहे आप ऊपर के तरीके से लिखते, चाहे आप नीचे के तरीके से लिखते, उससे किसके पेट में क्या दर्द है? अब दोस्तों, आपने दो मॉलिक्यूल लिए होते, आपने एक मॉलिक्यूल लिया होता, निकालना बाहर क्या? सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट, हमने कैल्शियम सॉल्ट की ड्राई डिस्टिलेशन की, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर, और हमारे पास क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड। क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड। मान लो इसके जगह कैल्शियम एसीटेट ले लेते। कैसीटेट? एसीटेट। अब कैल्शियम एसीटेट क्या हुआ? क्या ये एसिटिक एसिड है भैया? अगर H लगा दूं तो H हटाने से एसीटेट बनेगा, एसीटेट को कैल्शियम के साथ जोड़ दोगे, कैल्शियम एसीटेट बनेगा। अब इसकी ड्राई डिस्टिलेशन करोगे, तो बोलो ड्राई डिस्टिलेशन में निकालना क्या है दोस्तों? बोलो ड्राई डिस्टिलेशन में निकालना क्या है हमारे को? कैल्शियम कार्बोनेट ही तो निकालना है। तो क्या पेट में दर्द है क्या निकालने में? ये लो, कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया, बचा क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन बन गया, और बाहर निकला कैल्शियम कार्बोनेट। तो एक बात समझो मेरी, कि अगर आपने क्या काम किया, फॉर्मेट लिया, तब तो फॉर्मेल्डिहाइड, कोई बड़ा सॉल्ट ले लिया तो कीटोन्स बनेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा। सर हमें एल्डिहाइड चाहिए। एल्डिहाइड चाहिए तो एक बात समझ लो कि एक तो फॉर्मेट लेना पड़ेगा, दूसरा उतने कार्बन वाला जितने कार्बन का एल्डिहाइड चाहिए। जैसे मान लो अगर मैंने मिक्सचर ले लिया, देखो बेटा फॉर्मेल्डिहाइड तो बनेगा प्योर, ठीक, ऐसे कोई बड़ा कीटोन बन जाएगा प्योर, पर एल्डिहाइड प्योर नहीं बन सकते। इससे क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि उसके लिए आपको मिक्सचर लेना होगा। एक साइड मान लो आपने कैल्शियम एसीटेट ले लिया, कैसीटेट, कैल्शियम एसीटेट ले लिया, कोई भी एल्डिहाइड बनाना है तो फॉर्मेट तो लेना ही पड़ेगा। कोई भी एल्डिहाइड बनाना है तो फॉर्मेट तो लेना ही पड़ेगा, ठीक। O C डबल बॉन्ड OH, कैल्शियम फॉर्मेट तो लेना ही पड़ेगा अगर आपने कोई भी बड़ा एल्डिहाइड बनाना है। ड्राई डिस्टिलेशन कितना सिंपल, यहां से निकालो कैल्शियम कार्बोनेट, यहां से निकालो कैल्शियम कार्बोनेट, बचा क्या? CH3CHO। क्या बचा? CH3CHO। तो यहां पे बन गया CH3CHO, ये तो बना ही। पर ऐसा भी तो हो सकता है ये आपस में इस तरह से रिएक्ट कर जाए, है ना जी। तो उस केस में साथ में हमारे पास ये भी बनेगा कीटोन, और ये फॉर्मेट इसी का वो वॉट निकल जाए और फॉर्मेल्डिहाइड बन जाए। तो मिक्सचर यूज करोगे तो मिक्सचर ही बनेगा ना भाई, मिक्सचर यूज करोगे तो मिक्सचर ही बनेगा, प्योर यूज करोगे प्योर बनेगा। पर एक बात है, इससे फॉर्मेल्डिहाइड तो प्योर बनाया जा सकता है, कीटोन कोई भी प्योर बनाया जा सकता है, पर एल्डिहाइड कभी प्योर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि एल्डिहाइड के लिए एक साइड तो आपको क्या लेना पड़ेगा? फॉर्मेट, और दूसरी साइड कोई दूसरा सॉल्ट। उससे ठीक है एल्डिहाइड तो बनेगा, एल्डिहाइड बनाने का तरीका तो यही है, बट उसमें आपस में भी रिएक्शन हो सकता है। अगर ये दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट किए तो एसीटोन बनेगा, ये दो रिएक्ट किए तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, मिक्सचर बन जाएगा। बट इससे कम से कम हम एल्डिहाइड बना तो सकते हैं ना भाई। पर प्यारे बच्चों, इस रिएक्शन में यील्ड इज वेरी लेस, इन सभी रिएक्शन में यील्ड इज वेरी लेस, इसलिए प्रेफर्ड नहीं है ये, यील्ड इज वेरी लेस।
इसलिए ये रिएक्शंस प्रेफर्ड नहीं होते। ठीक, ड्राई डिस्टिलेशन इज नॉट अ प्रेफर्ड मेथड टू फॉर्म एल्डिहाइड कीटोन, दो इट इज यूज्ड। प्रेफर्ड क्यों नहीं है? यील्ड इज वेरी लेस। ठीक बेटा, क्लियर, समझ में आया? सेम तरीके का एक क्वेश्चन और करा रहा हूं लास्ट, बस उसके बाद नहीं पढ़ाएंगे अपन। ठीक, लास्ट आपको बता रहा हूं, पासिंग फैटी एसिड ओवर मैंगनस ऑक्साइड, वेपर्स ऑफ फैटी एसिड ओवर मैंगनस ऑक्साइड, पासिंग वेपर्स of fatty acids over manganous oxide। ठीक है जी, मतलब समझो, थोड़ा समझ में आएगा। मान लो आपने फॉर्मिक एसिड लिया, फैटी एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड यार। ठीक, आपने ये ले लिया भैया, ठीक, और इसको MnO के ऊपर से पास ऑन किया, और पास ऑन किया 575 केल्विन के करीब करीब टेम्परेचर रख लिया। बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी हीट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ऑक्सीडाइज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो बेटा जी यहां से निकालो कार्बन डाइऑक्साइड, यहां से निकालो वाटर, हुई ऑक्सीडेशन, पर प्रोडक्ट बना रिडक्शन का। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकला, बचा क्या? HCHO, फॉर्मैल्डिहाइड, साथ में निकला कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मस्त, ये रिएक्शन आता ही नहीं किसी को बेटा, पेपर में आता है फॉर्मिक एसिड ऐसे लिखा होता है HCOOH, और इसको पास करवाओ MnO से 575 केल्विन, बच्चों को ना आता कख भी समझ। ठीक, बट ये इजी है, अगर आप इसको 2 बार लिख देंगे और याद रखेंगे MnO जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और एसिड की ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालो, वाटर निकालो और फॉर्मैल्डिहाइड बना दो। मान लो अगर इसमें मैं एसिटिक एसिड लेता, मान लो इसमें मैं एसिटिक एसिड लेता, अब कोई बच्चा क्या मेरे को प्रोडक्ट बता सकता है इसमें? ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, बचा क्या? कीटोन। तो कोई दिक्कत है क्या? तो ये सेम नहीं आया कि प्योर फॉर्मैल्डिहाइड, प्योर कीटोन, बट अगर एल्डिहाइड बनाना हो अगेन यू हैव टू टेक मिक्सचर। अगर एल्डिहाइड बनाना होगा तो यू हैव टू टेक मिक्सचर। मिक्सचर किसका लोगे? एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। ठीक है जी, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, और MnO या MnO2 भी लिखते हैं बेटा इसमें, ये नहीं भी MnO2 लिखा हो सर ने, उई वहां तो MnO2 लिखा था सर, कुछ और ही होगा। नहीं बेटा, मैंगनीज का ऑक्साइड है ये, समझ में आई? MnO2 लिखा होगा कोई दिक्कत नहीं, MnO लिखा होगा बिल्कुल दिक्कत नहीं, मैंगनीज ऑक्साइड है ये। अब यहां से एक निकाला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा निकाला वाटर, बचा क्या? CH3CHO, CH3COH, CHO, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सेम। और इसमें मिक्सचर बनेगा, इसका भी बन सकता है कीटोन, इसका बन सकता है फॉर्मैल्डिहाइड, मिक्सचर बनेगा। एंड दिस इज ऑल्सो नॉट अ प्रेफर्ड मेथड बिकॉज यील्ड इज क्वाइट लो। मैक्सिमम चीजें क्या बन गई? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, तो यील्ड इज वेरी लो, प्रेफर्ड नहीं है ये, इज नॉट अ प्रेफर्ड रिएक्शन एट ऑल। ठीक, बट चलो बना तो सकते हैं। तो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉल्ट की ड्राई डिस्टिलेशन की, उससे बनाया, और फॉर्मैल्डिहाइड की आपने रादर एसिड्स की हीटिंग की मैंगनीज ऑक्साइड के ऊपर, उससे बनाया। स्टिल वी हैव चंद मोर मेथड्स टू फॉर्म एल्डिहाइड कीटोन्स। मैं अभी नहीं करवाना चाह रहा हूं, टाइम बहुत है मेरे पास, अभी मेरे पास 20 मिनट्स, पर मेरे को पता होता है दिमाग फट जाएगा। ऑलरेडी ईथर्स पूरा चैप्टर कर दिए, ठीक, प्रेपरेशन में भी 2 4 5 रिएक्शन कर लिए। पहले आप इसको
अपने अंदर बांध लो, ठीक। उसके बाद आगे के रिएक्शंस कर लेंगे, ठीक। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सीखो इसको, ठीक। चलिए, थैंक्स लॉट फॉर टुडे। बच्चों कोई डाउट है क्या? ओके, थैंक यू बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।